देखिए, आप लोगों ने बहुत अच्छी पहल करी है और समाज में इस तरह की पहल होती रहनी चाहिए कि व्यापारियों के लिए भी एक आयोग का गठन होना चाहिए। व्यापारियों के लिए भी एक बीमा पॉलिसी बननी चाहिए। कहीं प्रॉब्लम में फंसता है या उसके साथ कोई मिसहैपनिंग होती है तो उसके साथ कोई नहीं खड़ा होता। नमस्कार, मैं साक्षी साहनी बहुत स्वागत करती हूं आपका आईपा में। आईपा यानी ऑल इंडियन प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल एसोसिएशन एक ऐसा मंच है जो प्रगतिशील राजनीति की बात करता है, जो बात करता है जनता से जुड़े सरोकारों की। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ व्यापारी मंडल के अध्यक्ष पंकज महसून जी मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहला प्रश्न मेरा यह है कि जो राजनीति का तरीका आजकल बाज़ारों में प्रचलित है, उससे आप कितने प्रभावित हैं और क्या लगता है, क्या ये सही तरीका है राजनीति करने का? देखिए, राजनीति बाज़ारों में जो करते हैं वो बहुत ही गलत काम है, क्योंकि बाज़ार में हम जो भी काम करते हैं वो समाज सेवा के रूप में करते हैं। क्योंकि जो भी आदमी बाज़ार में, चाहे अध्यक्ष हो, चाहे वो कार्यकर्ता है, चाहे बाज़ार का व्यापारी है, कोई भी है, उसे बाज़ार में निस्वार्थ होकर के बाज़ार के हितों की बात करनी चाहिए। और जो ये राजनीतिक मंच पर ये बाज़ार के लोगों को या बाज़ार के व्यक्तियों को लेकर के आते हैं, वो बहुत ही गलत काम है। क्योंकि आप देखिए, व्यापारी का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। व्यापारी का मेन मुद्दा जो है वो मेन है कि बाज़ार की सड़कें अच्छी हों, उनके यहाँ जो पानी का आना है पानी ठीक समय पे सप्लाई सही रहे, और क्या नाम है इसका, उनको पार्किंग की व्यवस्था मिले उनको, और जो छोटे छोटे मतलब सफाई वगैरह का काम है, ये सब चीज़ें वहाँ पर दुरुस्त होनी चाहिए। तो राजनीति का कोई मुद्दा व्यापार वर्ग में ऐसा नहीं रहता कि व्यापारी ग्राहक के साथ राजनीति करी जाए, या राजनीतिक तौर पर व्यापारी कहीं ना कहीं इसमें अग्रेसिव रहता है। एक सवाल सर ये है, आईपा द्वारा एक मुहिम छेड़ी गई है जिसमें प्रगतिशील राजनीति की बात होती है, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की बात होती है। प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स से सर आप क्या समझते हैं, और इसी के साथ आपके व्यक्तिगत तौर पे आपको क्या लगता है कि प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स में रहना चाहिए? देखिए, मैं आपको बताऊं, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स में इसलिए रहना ज़रूरी है क्योंकि जो काम नहीं हो पाते, या जो काम सरकार तक या प्रशासन तक नहीं पहुंच पाते, वो मात्र आप जब प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हैं तो उसके कारण ही वहां तक पहुंच पाते हैं। क्योंकि कहीं ऐसा है, कहीं जगह पर लोग बहुत वैसे रहते हैं कि चल यार हो गया, नहीं हुआ। लेकिन अगर वहां पर वैसे लोग रहेंगे जिनको ये रहेगा कि यार नहीं, हमारा मोहल्ला साफ़ रहना चाहिए, तो वहाँ से कहीं ना कहीं जो भी आवाज़ उठाएगा तो उसकी आवाज़ जब शासन और प्रशासन तक पहुँचती है तो वहाँ पर कम से कम ये रहता है कि साफ़ सफाई दुरुस्त रहती है, सड़कें दुरुस्त रहती है, मोहल्ला साफ़ रहता है। तो ये सब चीज़ें उस समय उस काम में ज़रूरी है। और मेरा मानना यह है कि कहीं भी आप लोग जहाँ पर भी, चाहे बाज़ार हो, मोहल्ले हों, कहीं भी हो, वहाँ पर ये ज़रूर होना चाहिए कि कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो इन छोटे छोटे मुद्दों को सरकार और प्रशासन तक पहुँचाता रहे, ताकि ये सब चीज़ें लोगों के लिए दुरुस्त चलती रहें। एक और राजनीति से जुड़ा प्रश्न सर मेरा ये है कि तमाम जो राजनीतिक दल हैं अपने आप को लोकतांत्रिक कहते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से काम करने की अटकलें लगातार लगती रहती हैं, लेकिन तमाम जो दल हैं वो सिर्फ कहने मात्र लोकतांत्रिक रहते हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर, कितनी सच्चाई है इस बात पर? देखिए, आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं, अगर लोकतंत्र के तरीके से सब चीज़ें चलेंगी तो मेरे ख्याल से आज जो भारत है वो सोने की चिड़िया दोबारा से बन चुका होता, जो कि आज नहीं है। और कहीं भी आप देखेंगे तो बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी परेशानियों का सामना आज जनता को, व्यापारी वर्ग को और हर समाज के लोग को इसलिए झेलना पड़ता है क्योंकि पूरी तरीके से अगर लोकतांत्रिक तरीके से सब चीज़ें ठीक तरीके से अगर चलेंगी तो ये जो छोटे छोटे मुद्दे सामने नहीं आनेंगे। आप ये देखेंगे कि इन छोटे छोटे प्रश्नों को जो रोज़ सरकार के आगे जा रहे हैं, या प्रशासन के आगे जाते हैं, या माननीय विधायकों के आगे जाते हैं, तो ये आने के ही नहीं। अगर बिल्कुल एकदम ओपन मंच पर ये सब चीज़ें होंगी, क्योंकि सब चीज़ों का उनको पहले से ही पता रहेगा कि भाई यहाँ पर, क्योंकि वो हर जगह खुद अपने आप भ्रमण करेंगे ना। और लोगों की जो चिंता है, जिन लोगों ने उन्हें चुन करके विधायक बनाया, पार्षद बनाया, क्योंकि देखो आप कोई भी पार्टी है वो वार्ड पहले कार्यकर्ता, फिर वार्ड अध्यक्ष, फिर बूथ अध्यक्ष, फिर उसके बाद पार्षद, फिर पार्षद के बाद विधायक, इस तरीके से चलती है। तो आप किसी भी मोहल्ले में होंगे, कोई भी एक वार्ड है, उसके वहाँ 5-6 कार्यकर्ता भी होंगे, एक वार्ड अध्यक्ष भी होगा, फिर बूथ अध्यक्ष होगा उसका। तो वो सारे के सारे जो इसी कार्य में उनको लगे कि जो भी परिस्थितियाँ वहाँ की हैं वो सब चीज़ें जो वहाँ का विधायक है उस तक जाए। लेकिन वो इस कार्य को मैं समझता नहीं, हर आदमी अपनी राजनीति के चक्कर के अंदर बैठा रहता है और उस काम को करने की कोशिश नहीं करता।
और कहीं ना कहीं दिक्कतें और परेशानियां जो आती हैं वो आप लोगों के सामने है ही। उस कारण ना तो मोहल्लों की कहीं में आप देखोगे तो मोहल्लों की कहीं सड़क दुरुस्त नहीं मिलेगी, कहीं लाइट खंभों पे लाइट नहीं मिलेगी, कहीं सफाई नहीं हो रखी होगी। तो इन सबको सब चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए जिस भी पार्टी का विधायक हो उस विधायक को अपनी पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता से लेकर के बड़े कार्यकर्ता तक सबको ये अपनी तरफ से एक मैसेज देना चाहिए कि भाई अपने क्षेत्र में जहाँ जहाँ तुम लोगों को दिक्कत परेशानी है उन सबको हल करें। और साथ ही जो विपक्ष की पार्टी, मान लो आज कहीं पर बीजेपी का विधायक है, कहीं कांग्रेस का विधायक है, तो जहाँ कांग्रेस का विधायक है और सत्ता में बीजेपी है तो कहीं ना कहीं उस विधायक का भी रोल ये रहना चाहिए कि अगर कहीं कोई दिक्कत है परेशानी है तो वो सत्ता पक्ष में अपनी बात को पूरी तरीके से रख करके, और सत्ता पक्ष को भी चाहिए कि उस विधायक के क्षेत्र में भी काम होना चाहिए। इसे लोकतंत्र कहेंगे। अगर मान लो हम इस भेदभाव को रखेंगे कि कांग्रेस का विधायक है या कांग्रेस का पार्षद है वहाँ काम नहीं करेंगे, या बीजेपी का पार्षद है बीजेपी का विधायक है कांग्रेस की सरकार है वो काम नहीं करेंगी, या आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो उस तरीके से क्या रहता है कि वो जगह है वो क्षेत्र प्रगति होने से रुक जाती है वहाँ पर, और वो रुकने के कारण आम जनता को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, दिक्कत। वहीं सर अगर अभी हाल फिलहाल की बात करी जाए जहां कोरोना का दौर था और कोरोना के दौर में हर किसी ने बहुत सी दिक्कतें सही हुई, बाज़ारों में भी, विक्रेताओं ने भी, व्यापारियों ने भी तमाम जो है दिक्कतों का सामना किया। अब स्थितियां सुधर रही हैं, क्या बाज़ार की स्थिति है सर, और किस तरीके से जो है पुरानी जो नुकसान हुआ है उसको भरने का काम करा जा रहा है? देखिए, जो स्थितियां सुधर रही है अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ सामने नहीं आ रहा कि कोई स्थिति सुधरी हो या कुछ ऐसा हो। बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना भी लोगों को करना पड़ रहा है, चाहे वो मार्केट के लोग हैं। आप मार्केट में देख लो, मैं तो सुबह से शाम तक लोगों की कई समस्याओं को सुनता रहता हूँ। कभी देखो हमारे छज्जे तोड़ दिए थे पिछले साल, पिछले 2 साल हो गए आज दीपावली के टाइम पे। अब तब से आज तक हम इसको रोज़ रो रहे हैं कि हमारे छज्जे अब सरकार द्वारा बना के दिए जाएँ, क्योंकि हमारे छज्जे वैध थे, अवैध थे ही नहीं। 3 फुट के छज्जे हमें मिलने थे, वो मिल रहे हैं और आज भी वही मिल रहे हैं। अच्छा, फिर हम अपनी मर्ज़ी से बना देंगे आज, फिर वो 2 साल 4 साल बाद जो सरकारें आएंगी फिर वो कहेंगी अब या फिर अवैध है। तो इस तरीके की भी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देखो, उससे क्या होता है, व्यापारी का भी नुकसान होता है। अब व्यापारी पता नहीं 5-5 लाख रुपए लगा करके, 10-10 लाख रुपए लगा करके, कोई 2-2 लाख रुपए लगा करके छज्जा बनाता है। अपनी हर किसी की कैपेसिटी है, क्षमता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो रोज़ के दिन आए दिन ये इस तरीके से अगर ला करके उसे बुलडोजर और तोड़ दिया जाता है तो बड़ी दिक्कत और परेशानी का सामना व्यापारी वर्ग को भी करना पड़ता है। अब इस वजह से जो भी इस प्रक्रिया हो, जो भी चीज़ें हों, वो एक सिरे से मतलब इस प्रकार से उस चीज़ में होना चाहिए कि जिस प्रकार से बार बार परेशानियों का सामना ना करना पड़े, चाहे जनता हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे कोई भी हो। एक सवाल सर, ये जब चुनाव आते हैं तो तमाम पार्टियां जो है डेवलपमेंट के मुद्दे से हटके कहीं ना कहीं धर्म के मुद्दे को ले आती हैं और भावनात्मक चुनाव होने की जो आसार हैं वो बढ़ जाते हैं। जहां कस्बे, कूमे, इन सब चीज़ों की बातें होने लग जाती, समुदाय की बातें होने लग जाती, जाति पाति की बात होने लग जाती है। इसको कितना गलत मानते हैं सर आप व्यक्तिगत तौर पर? देखिए, मैं बताऊँ, ये जो जाति और धर्म की बातें हैं ये मेरे ख्याल से मुद्दा होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, अगर हम इसे हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात करते हैं तो वो हमारा अधिकार है, उसके लिए हमें जाति धर्म में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी सरकारें आएँ उस पर एक साथ बैठ कर सत्ता पक्ष भी और विपक्ष भी बैठ करके तय करें कि भाई हिंदू राष्ट्र घोषित, क्योंकि देखो आप जितने भी आपको और देश मिलेंगे कहीं भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। और एक हिंदुस्तान को हम इसीलिए हिंदुस्तान कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। अगर हिंदुस्तान को हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो हमें इसमें धर्म और उस चीज़ की भावनात्मक या ये राजनीतिक में नहीं आनी चाहिए। राजनीति में तो मेन मुद्दा होना चाहिए कि महंगाई क्या है। आप महंगाई के मुद्दे पे आप अपनी बात कहिए और जनता को क्या फ़ायदा दे सकते हैं और जनता के लिए आप क्या क्या अच्छा काम कर सकते हैं उसके ऊपर आप बात करिए। क्योंकि जब सीधा अर्थ है, जब जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है तो वो सिर्फ इस वजह से उस व्यक्ति को चुनती है कि वो जब वो सत्ता पे बैठेगा तो कहीं ना कहीं उन तक वो सारी सुविधाएं पहुंचाएगा जो जिन सुविधाओं की उनको ज़रूरत है। लेकिन क्या होता है कि सत्ता जब चुनाव का समय होता है तब तो आपको हर प्रतिनिधि सड़क पे घूमता मिलेगा और बड़े बड़े प्रलोभन देगा, कहीं धर्म की बात करेगा, कहीं वैसी राजनीति शुरू कर देगा। लेकिन मेन मुद्दों के ऊपर जब वो बात करता है, तो जब वो सत्ता पे आता है तब उसे वो काम भी करने हैं, सिर्फ वहीं बात करके नहीं। और मैंने आपसे स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि अगर भारत में हम रहते हैं और हिंदुत्व की बात हम करते हैं अगर, तो उसे हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। और हिंदू राष्ट्र घोषित करने के साथ साथ हमें ये ज़रूर करना चाहिए कि हमें ये हिंदू मुसलमान
सिख ईसाई इस चीज़ के ऊपर नहीं आया। हम सब धर्म एक साथ जहाँ रह रहे हैं तो उसमें हमें कोई वैसी दिक्कत परेशानी रहती नहीं है, कभी भी ऐसा कभी होता नहीं है कि कहीं कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही। लेकिन आने जो चुनाव के टाइम पर ये मुद्दे गरमाते हैं, इन मुद्दों को इस समय गरमाने का कोई औचित्य नहीं रहता मेरे हिसाब से। अगर सर युवाओं वर्ग की बात करी जाए तो युवाओं को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है देश का, प्रदेश का। तो वहीं युवाओं को भी बहुत रुझान होता है राजनीति में। तो वहीं एक वर्ग का युवा होता है जो नोटा बटन दबाने में विश्वास रखता है, जो किसी भी दल के साथ नहीं जुड़ा होता। और तमाम हमें युवा वो भी दिखते हैं जो राजनीतिक दलों के साथ जुड़े होते हैं, छात्र राजनीति के साथ जुड़े होते हैं। उसको किस तरीके से देखते हैं सर, और क्या लगता है कि युवाओं के अंदर राजनीति का रुझान किस तरीके से रहना चाहिए? क्योंकि युवा जो है देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको क्या आप सीख देना चाहेंगे सर? देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, जो युवा है, जब युवा लोग आगे आते हैं ना तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीज़ें सामने निकल करके आती है, क्योंकि उनके अंदर एक तो नई सोच होती है। नई सोच के साथ वो लोग आगे को कदम बढ़ाते हैं। और मैं अपने पुराने जितने भी मतलब चाहे पुराने जितने भी विधायक हों, माननीय जो भी हैं, उन लोगों से भी आग्रह आपके माध्यम से करूंगा कि जितने युवाओं लोगों को आज की डेट में राजनीतिक उस पे मंच पे लाएंगे, आने वाले समय में हमारा देश और ज़्यादा प्रगतिशील होगा। तो क्योंकि उनकी नई सोच होगी, वो नए तरीके से कार्य करेंगे और नई उपयोग करने के साथ साथ जनता के लिए कहीं ना कहीं नई चीज़ें उपलब्ध होंगी। अब क्या होता है कि जो युवा है वो बेचारा राजनीति के अंदर आया, चाहे वो छात्र राजनीति से आया, चाहे वो बाजार की राजनीति से आया, चाहे वो कहीं से भी आ रहा हो, तो वो क्या होता है कि जैसे वो कदम पे कदम चढ़ता है या कहीं ना कहीं उसके कदमों को रोक दिया जाता है और थाम दिया जाता है। तो वो वैसी राजनीति मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। और कहीं भी इस प्रकार की राजनीति होती है तो वो देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। ऐसी जो देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि युवा ही देश को आने वाले समय में चलाएगा। क्योंकि जब आदमी बूढ़ा हो जाएगा तो बूढ़ा आदमी तो वैसे ही उसके अंदर की सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है कि वो कहता है यार अब मैं किसके लिए करूँगा, क्या करूँगा। क्योंकि एक हर आदमी की देखो आज की डेट में एज भी 60 से 70 75 मैक्सिमम रह गई है। अब 60 के बाद तो वैसे ही ऊर्जा ख़त्म हो जाती है, लेकिन जो 25 साल का युवा है उसके अंदर भरपूर ऊर्जा है। अगर उस ऊर्जा को वो देश के लिए कहीं लगाएगा या जैसे देश में के काम आएगी उसकी ऊर्जा, तो कहीं ना कहीं देश और ज़्यादा प्रगति करेगा। आप सैनिकों को देख लो, 40 के बाद कहीं ना कहीं उनको वॉलंटरी वैसे रिटायरमेंट भी होती है जो लेना चाहता है या नहीं। लेकिन जो 25 साल का सैनिक है या 20 साल का 22 साल का सैनिक रहता है, वो देश जब बॉर्डर पे खड़ा होता है तो उसके अंदर एक अलग ही जज्बा रहता है। और धीरे धीरे जब वो उम्र की ढलान में जाने लगता है तो हर आदमी, चाहे वो हम ही क्यों ना है, सैनिक हो चाहे किसी भी कर्मचारी को देख लो आप, जब वो कर्मचारी कोई 20-30 साल हो जाते हैं काम करते करते, वो उब जाता है उस काम से। वो कहता है यार अब छोड़ो, अब तो हमने तो बतेरा कर लिया। तो इसी वजह से कहीं भी किसी भी फील्ड में अगर युवा रहेंगे तो युवाओं का एक अलग मैसेज जाता है और युवा लोग कार्य को ऊर्जा के साथ काम करते हैं। वो ये नहीं करते कि कल आना, परसों आना, तरसों आना, जैसे आप देखते होंगे कई अधिकारियों को कहीं जगह पे आप जा करके देखते होंगे, तो उनको ये मोटिव रहता है ठीक है यार मेरे पास काम है, मैं इस काम को करूँ और फटाफट दूसरा काम करूँगा उसके बाद। तो इस तरह प्रगति पे हमारे देश को अब आगे चलना चाहिए। तो मेरी तरफ से आपके माध्यम से यही मैसेज है कि जितना भी हो सके युवाओं को अब और आगे आना चाहिए और आगे आकर के देश की बागडोर को अब युवाओं को संभालना चाहिए। बिल्कुल सर, आपने अधिकारियों की लापरवाही की बात करी, उससे कहीं ना कहीं सहमति हर किसी की होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जब अधिकारियों के पास जाते हैं तो लापरवाही का सबब जो है देखने को मिलता है। इसी से जुड़ा सर मेरा अगला प्रश्न ये है कि बाज़ारों के प्रमुख मुद्दे हैं, क्योंकि बाज़ारों में भी लगातार देखा जाता है कि अलग अलग जो है लोग धरने पे बैठते हैं और बाज़ारों के मुद्दे को भी उठाते हैं। अभी प्रमुखता से क्या मुद्दा जो है बाज़ारों का उठ रखा है, और अब चुनाव भी आने वाले हैं, सरकार से क्या निवेदन है सर बाज़ारों के उद्धार के लिए? देखिए, मेरा आपके माध्यम से ये सरकार से निवेदन है कि व्यापारियों के लिए भी एक आयोग का गठन होना चाहिए। व्यापारियों के लिए भी एक बीमा पॉलिसी बननी चाहिए। जैसे हम मान लो कोई कर्मचारी के साथ मिसहैपनिंग हो जाती है तो कहीं ना कहीं उसे टीए ये सब चीज़ें मिलती है, उसको बीमा भी मिलता है, उसको सरकार की तरफ से पेंशन भी मिल रही है, मदद भी मिलती है। लेकिन एक आम व्यापारी जब कहीं प्रॉब्लम में फंसता है या उसके साथ कोई मिसहैपनिंग होती है तो उसके साथ कोई नहीं खड़ा होता। क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट है इस वजह से और वो सरकारी है इस वजह। ये चीज़ का गैप दूर होना चाहिए। और वो भी नागरिक हैं इसी देश का, और वो भी इसी देश का नागरिक है जो कर्मचारी है। ठीक है, वो सरकार में काम कर रहा है और वो अपना प्राइवेट कर रहा है, लेकिन आप देखिए जो व्यापार वर्ग है वो उसको भी देश का चौथा स्तंभ कहा गया है। क्योंकि अगर व्यापारी नहीं होगा तो रीढ़ ही नहीं, देश की रीढ़ कमज़ोर हो जाएगी। अगर रीढ़ की हड्डी कमज़ोर होगी तो खड़ा कैसे होगा देश?
तो व्यापारी वर्ग के लिए भी कम से कम इस तरीके की परिस्थिति, जैसे अभी पीछे कोरोना आया था, हम 2 साल हम लोगों ने बहुत झेला, जिसमें 6, 7, 8 महीने हम लोगों की दुकानें बंद रही। उसके बाद सरकार को तुरंत व्यापारियों के लिए कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए था। और कहीं ना कहीं देखो, अब मैं कहीं बताऊँ आपको, बाज़ार में आप जाओगे तो 20 तरह की दुकानें बंद आपको मिलेंगी। क्यों बंद मिलेंगी? क्योंकि उनके करने वाले ही नहीं रहे। अब उनके परिवार में एक आदमी कमाने वाला था, वही चला गया। अब कौन कमाएगा उनके परिवार के लिए आगे? उनका भरण पोषण कैसे प्रकार से होगा? इन सब समस्याओं से इस समय कहीं जगह व्यापारी वर्ग जूझ रहा है। उसके लिए मैं बार बार आपके माध्यम से भी और भी चैनलों के माध्यम से जहाँ भी मैं बैठता हूँ, मैं ये मांग करता हूँ कि एक तो आयोग का गठन होना चाहिए। आप देखो, अगर आयोग का गठन होगा तो कम से कम अपनी पीड़ा को वो व्यापारी कहीं जा कर के आयोग तक पहुंचाएगा। आयोग कहीं ना कहीं सरकार में बैठ कर के बात करेगा, कहीं जिससे भी मतलब जो भी उसका मेन काम करने वाला है उससे बात होगी, ताकि उनकी विपत्ति दूर हो। आज उसको दूर करने के लिए बहुत मुशक्कत करनी पड़ती है। जैसे आपने बताया, कहीं धरना देना पड़ता है, कहीं विरोध करना पड़ता है, कहीं रैली निकालनी पड़ती है। तो इस प्रकार से जो ये सब चीज़ें होती हैं, ये नहीं होनी चाहिए। उससे ये चीज़ भी दूर होगी, क्योंकि हमारी बात सीधे सरकार तक पहुँचेगी, और सीधे सरकार तक जब बात पहुँचेगी, कहीं ना कहीं उसका हल भी सरकार निकालेगी। तो इस प्रकार से जो भी समस्याएं, जो भी दिक्कतें होंगी, वो दूर हो जाएंगी व्यापारी वर्ग की। चाहे व्यापारी हो, चाहे आम जनता भी हो। आम जनता के लिए भी कई सारी चीज़ें हैं। बाकी हमारा जो इसमें प्रमुख मुद्दा है, वो सबसे मेन मुद्दा यह है कि हमारे जो बाज़ार के छज्जे, मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ, हमारे जो प्रमुख मुद्दा इस समय यह है कि जो हमारे बाज़ार के छज्जे हैं, उन्हें जिस प्रकार से तोड़ा गया था, आज उसी प्रकार से स्मार्ट सिटी के माध्यम से दुरुस्त करके दिया जाए, ताकि आने वाले समय में व्यापारी वर्ग को ये रहे कि हाँ भी उनके छज्जे जो टूटे थे, जिसकी वजह से उनकी दुकानों में ऊपर छत, जब बरसात आती है तो पानी अंदर टपकता है, वो सब दुरुस्त हो चुका है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी चीज़ छज्जे में ये रहती है कि उस पर नाम लिखा होता है व्यापारी का। अब जिस मान लो किसी के प्रतिष्ठान में जाना है, उसका नाम ही नहीं दिखेगा दुकान पे, तो वो किसके यहाँ जाएगा? अब वो घर से सोच के आया मुझे इसके यहाँ जाना है, अब वहाँ गया तो वो आगे छज्जा तो टूट रखा है, उसका नाम ही नहीं है। अभी पिछले दिनों मुझे जीएसटी वालों ने बोला कि छज्जों पे आप अपने जो छज्जों के बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर जीएसटी का नंबर लिखवाइए सारे। मैंने कहा ये छज्जे ही नहीं है तो बोर्ड कहाँ से जीएसटी का नंबर लिखवाएंगे हम? तो इस तरह की हमें बहुत सारी प्रॉब्लमों का सामना पड़ रहा बिना छज्जों के। तो मेरा सबसे प्रबल इस समय, जो सबसे प्रमुखता से इस समय वो है कि कम से कम जो हमारे बाज़ार के छज्जे तोड़े गए थे, वो उन छज्जों को दुरुस्त किया जाए सरकार के द्वारा। एक सवाल सर, समाज कल्याण और प्रगतिशील राजनीति लाने की कोशिश जो है, एक मुहिम छेड़ी गई है आईपा द्वारा, इस मुहिम को आप किस तरीके से देखते हैं सर? और एक सवाल सर ये भी है कि अगर आपको कोई सुझाव इस मुहिम के तहत मिल जाता तो बहुत बढ़िया है। देखिए, आप लोगों ने बहुत अच्छी पहल करी है, और समाज में इस तरह की पहल होती रहनी चाहिए। क्योंकि आप देखिए कि अगर समाज में इस तरह की पहल नहीं होगी तो समाज डंप हो जाएगा, और जब समाज डंप होगा तो आने वाले समय में देश हित के लिए कौन बोलेगा, कौन बात करेगा? और देश हित नहीं होगा तो हमारी जो युवा पीढ़ी है वो भी अपने आप को असहाय निसहाय महसूस करेगी। और इन सब चीज़ों से क्या होता है कि एक नई ऊर्जा जो हमारे युवाओं में, पहले भी आपसे बात करी कि युवाओं में नई ऊर्जा पैदा होती है कि हमारा भी कहीं ना कहीं योगदान होना चाहिए देश के लिए। तो आप लोग जो कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और आपके माध्यम से इस तरह की मुहिमें आने वाले समय में भी चलती रहनी चाहिए। और आपके माध्यम से मेरा ये संदेश है सब लोगों को, और खास करके युवाओं को, कि अपनी ऊर्जा को इधर उधर व्यर्थ ना करके अच्छे कामों में लगाएं, और ये नशे से दूर रहें, और जो भी समाज के लिए अच्छा कार्य वो अपनी तरफ से कर सकते हैं उसको करते रहें। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए सर आपका शुक्रिया। ठीक है। ये थे पंकज जी हमारे साथ, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पे हमसे बातचीत करी। आईपा का अगर ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।